मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ये क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा है, क्योंकि इसके ऊपर हम कई तरह की एवरेज, जीपीए, परसेंटेजेस वगैरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव डाटा वो हुआ जो न्यूमेरिकल डाटा है, जैसे आपके रिपोर्टिंग 1 में है, रिपोर्टिंग 2 में है ज्यादातर। और क्वालिटेटिव डाटा जो है वो गुड्स के मुतल्लिक है, उनकी वैरायटी, उनकी ग्रेडिंग वगैरह, ठीक है, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब जहां तक सवाल है, हमने इसको ब्रेक कर दिया आगे क्वालिटेटिव डाटा को दो हिस्सों में, एक नॉमिनल और एक ऑर्डिनल। नॉमिनल वो होता है जिसको आप कहते तो क्वालिटेटिव है, लेकिन इसमें ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डरिंग से फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे आप किस शहर में रहते हैं, मैं पाकिस्तान के सारे शहरों के नाम लिख दूं और उसकी तरतीब अल्फाबेटिकली ए से जी रख दूं या जी से ए कर दूं, तरतीब नजूली कर दूं या तरतीब सऊदी कर दूं, मीन्स यहाँ सेंडिंग ऑर्डर कर दूं या डिसेंडिंग ऑर्डर कर दूं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने लाहौर को ही क्लिक करना, आपने लाहौर को ही क्लिक करना है। इसी तरह एक फीमेल है, एक मेल है, पहले मेल लिखा हो फिर फीमेल लिखा हो, या पहले फीमेल लिखा हो या मेल लिखा हो, जिसने भी क्लिक करना है उसने अपना जेंडर क्लिक कर देना। इससे यहाँ ऑर्डरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरा जो है क्वालिटेटिव डाटा में कौन सा आ जाता है, ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा है, देखिए ये आपके सामने है, यहां देखिए हेयर कलर मैटर नहीं करता, कोई भी ब्लैक पहले कर दें ब्राउन पहले कर दें, जिसका जो है उसने पिक कर लेना है, जेंडर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑर्डिनल डाटे में ऑर्डर मैटर करेगा, है क्वालिटेटिव लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। मिसाल ये है कि अगर एक फार्म के ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन लेनी है या आपकी एजुकेशन लेनी है, तो लिखा हो पीएचडी, मैट्रिक, बैचलर, कैफ, तो ये बेतरतीबी से मसला खराब हो जाएगा। इसको कैसे होना चाहिए, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, कैफ और ग्रेजुएशन, ठीक है, सीए और मास्टर्स। तो जो स्टूडेंट्स है क्या करेंगे, या जो रिस्पोंडेंट है वो क्या करेगा, उसको आसानी हो जाएगी। वो एक लेवल जब क्लिक करेगा ना, जैसे ग्रेजुएशन पे कर दिया, तो इसका मतलब पिछली क्वालिफिकेशन उसके पास ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन पहले पीएचडी लिखी हो फिर मैट्रिक लिखा हो, तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो नॉमिनल डाटे में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, क्वालिटेटिव। लेकिन ऑर्डिनल भी क्वालिटेटिव है, लेकिन उसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है। अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे, जैसे ये देखो क्या है बच्चों, देखो स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, और दरमियान में क्या है, न्यूट्रल। अब आप इसकी तरतीब जो है वो मैटर कर दो, आप एग्री यहां कर दो, यहां न्यूट्रल कर दो और यहां डिससेटिस्फेक्शन कर दो, तो तरतीब गलत हो गई, तो रिस्पोंडेंट के लिए भी मसला और डेटा असेस करने वाले के लिए मसला। इसका मतलब है अगर मैं कंक्लूड करूं, तो नॉमिनल डाटा वो है जिसमें तरतीब से कोई फर्क ना पड़े, और ऑर्डिनल वो है, ऑर्डर का मतलब ही है जहां ऑर्डर मैटर करता है, आपको ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब अगर आप क्वांटिटेटिव में आ जाओ, तो क्वांटिटेटिव में दो डेटा आपको नजर आएंगे, कौन कौन से, एक कॉन्टिन्यूस और एक डिस्क्रीट। मैथमेटिकली इनकी डेफिनेशन डिफरेंट है और बिजनेस में इनकी डेफिनेशन डिफरेंट है। मैथमेटिकली तो आप ये कहोगे कि जो टाइम है, जो टाइम है वो क्या है, शाबाश बच्चों, मैथमेटिकली आप कहेंगे टाइम एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। क्या कहेंगे, टाइम एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि टाइम हर लेवल को टच करके जाता है, ठीक है। और डिस्क्रीट वो वेरिएबल है जो जंप करता है मैथमेटिकली। लेकिन बिजनेस मैथमेटिक्स के हो या बिजनेस साइंस के अंदर जब आप आते हो डेटा के हवाले से, तो हर वो डेटा जो फ्रैक्शंस में जा सकता है, फ्रैक्शन का मतलब है पॉइंट्स में जा सकता है, जैसे 5.2, 5.5, 6.9, ये सारे किस में आएंगे, कॉन्टिन्यूस में। और वो जो फिक्स्ड वैल्यूज होंगी, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, वो किस में जाएंगे, शाबाश, वो डिस्क्रीट में चले जाएंगे, राइट जी। तो ये जो डिफरेंस है कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट का, ये क्या मैटर करता है कि जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है वो अपनी तमाम जो परसेंटेज हो सकती है, परफेक्शन हो सकता है, उसमें जा सकता है, और जो डिस्क्रीट है वो नंबर में रहेगा। तो जैसे स्टूडेंट की
स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो स्टूडेंट के मार्क्स क्या होते हैं, 12.2 हो सकते हैं, 12.9 हो सकते हैं, तो ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस में आएंगे। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास वो क्या रहेंगे बच्चों, वो डिस्क्रीट रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह नंबर ऑफ प्लेट्स, नंबर ऑफ ग्लास डिस्क्रीट रहेंगे। तो कॉन्टिन्यूस डाटा वो है बच्चों जो फ्रैक्शंस में जा सकता है, एवरेज, परसेंटेज। और डिस्क्रीट क्या है, जो फिक्स वैल्यू में रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। अब देखिए, यहां से हम इसको सम अप करते हुए चलते हैं। यहां तक बच्चों काम मैंने कल कराया था अपने स्टूडेंट्स को जो क्लास में थे। आज का जो काम है वो हम शुरू करें कैटेगोराइजेशन ऑफ डाटा। और कैटेगोराइजेशन ऑफ डाटा में हम देख रहे हैं किसको बच्चों, डाटा, स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। असल में स्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटा होता है बच्चों जिसमें हम चीजों की तरतीब बड़ी ऑर्गेनाइज हो, चीजों की तरतीब बड़ी ऑर्गेनाइज हो। तो हम हमारे पास शुरू से ही जो बिजनेस स्टडीज हैं या बिजनेस रिलेटेड इश्यूज हैं उसके अंदर इस डाटा की बड़ी अहमियत है जो ऑर्गेनाइज है, क्योंकि इसे एनालाइज करना आसान है। इसकी सबसे आसान एग्जांपल है एक्सेल पे लिखा हुआ डाटा या एक्सेल की शीट पे लिखा हुआ डाटा, तरतीब के साथ लिखा होता है। ठीक है जी। तो हम कहते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन है, ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट में ही होता है। फिक्स फॉर्मेट का मतलब क्या है, मैं एक्सेल की एक शीट बनाता हूँ, शुरू में आपका रोल नंबर है, उसके आगे आपका नाम है, उसके आगे आपका प्रोग्राम है, कैफ है, टीआरसी है या प्रोफेशनल लेवल है, तो हम उसके आगे उसके तरतीब बना देते हैं। तो ये डाटा क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। इसमें जो आपने मालूमात देखनी है वो आसान होगी या मुश्किल होगी, आसान होगी। आप, और अगर आप चाहें तो सर्च का फंक्शन भी लगा सकते हैं, क्योंकि डाटा क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। उसके अंदर ऐसे फीचर है जिसकी मदद से आप ढूंढ सकते हैं कि सही कौन सा और गलत कौन सा। तो या आप वो ढूंढ सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। तो देखिए, एक्सेल की शीट में जब डाटा आप स्टोर करते हैं तो क्या होता है, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। ऐसा ही डेटाबेस में होता है। डेटाबेस में तो हम जब कोई भी फॉर्मेट ऑफ टेबल सेट करते हैं तो हम इस चीज का भी ख्याल रखते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होंगे। मिसाल के तौर पे सऊदियन जब डेटाबेस बनाते हैं तो वो 50-60 कैरेक्टर रखते हैं नेम के लिए। पाकिस्तान में 50 भी चल जाते हैं। रीजन, हमारे यहाँ नाम सिंपल होते हैं, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद सलमान। वहां पे क्या, सलमान बिन अल नहयान बिन 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 वो आगे लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनकी जरूरत के मुताबिक फॉर्मेट बनाते हैं। इस फॉर्मेट के अंदर हमें पता होता है कि ये डाटा वेरिएबल है, वो हम जब डिक्लेयर करते हैं उसको हम इंटीजर डिक्लेयर करते हैं। और जो फिक्स्ड होता है उसको क्या करते हैं हम, शाबाश, करेक्टर डाटे को, उस पर तो ऑपरेशन नहीं होना। तो वो हमें पहले ही पता होता है नेम और एड्रेस पे कोई ऑपरेशन नहीं, लेकिन एवरेज पे, सी पे ऑपरेशन परफॉर्म होने। तो इस तरह हम पहले से ही टेबल की शक्ल ही ऐसी बनाते हैं, और इस शक्ल को हम आमतौर पे एक आम वर्ड यूज करते हैं, क्या, सेट स्कीमा, स्कीम, बकायदा स्कीम है उसकी कि ये चीज यहाँ पुट की जाएगी। और देन बच्चों, इसका फायदा ये होता है कि आप इजीली सर्च कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं उसको वेन एवर यू वुड लाइक टू सी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक एक्सेल शीट ले आते हैं, कहते हैं बच्चों जरा देखें कि इस क्लास में या इस पर्टिकुलर बैच में कितने बच्चों ने फीस ली। तो पहली नजर में क्या होगा, वो हैव सेट सम फंक्शन, हमें पता लग जाए अच्छा यार ये फी जो है ये डिले हुई है। तो हमारे लिए एनालाइज करना क्या होगा, आसान होगा। इसकी एग्जांपल क्या है बच्चों, कस्टमर नेम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसका फोन नंबर हो सकता है, तरतीब के साथ। दूसरी तरफ आ जाता है बच्चों क्या, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे बिखरी हुई बुक्स हैं। बिखरी हुई किताबों में से कोई चीज ढूंढना या रेलेवेंट बुक ढूंढना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है उसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। तो मुनज्जम डाटे को स्ट्रक्चर कह दिया गया, गैर मुनज्जम को अनस्ट्रक्चर्ड कह दिया आपने। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ऐसी चीज इस तरह से लिखा गया होगा कि इसका फिक्स फॉर्मेट नहीं होगा, इसके अंदर चीजों को स्टोर करना हार्ड होगा और इसमें से चीजों को एनालाइज करके निकालना मुश्किल हो जाएगा।
इसकी मिसाल क्या है, हमारे पास टेक्स्ट डेटा हो, कोई मैसेजेस लिखे हो, हमारे पास कोई ईमेल्स वगैरह हो, हमारे पास कोई इमेजेस हो, ऑडियोज हो, वीडियोस हो, तो इन सबको हम क्या कहेंगे कि ये क्या शाबाश अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, इसकी तरतीब देना काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्या ख्याल है बच्चों, है कि नहीं? तो मैं अगर आपसे एक मिसाल दूं कि आपसे आपके वालिद कहें कि यार रिश्तेदारों की टेलीफोन डायरेक्टरी बना दो, तो क्या ये ऑर्गेनाइज होगा? और ये स्ट्रक्चर डाटा होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा? रिश्तेदारों की एक फोन डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी बना दो, जब तो आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, और टेबल में जब लिख लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, कौन सा डेटा बनेगा बच्चों? स्ट्रक्चर्ड बन जाएगा। नाम से आसानी से निकल आएगा कि चचा का नाम अब्दुल अजीज है, आप सर्च फंक्शन लगाएं अब्दुल अजीज, डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएंगे आप। राइट बच्चों? अच्छा, दूसरी तरफ कौन सा बच्चों अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है? कजन की शादी हुई है, उसकी तस्वीरें आ गई, आपसे कहा जाता है इसे तरतीब से रख लो। अब बताओ इसकी तरतीब कैसे रखेंगे? क्या हाल? तो इस तरह के डाटे को हम क्या कहेंगे, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, इसको स्ट्रक्चर्ड करना कोई इतना आसान काम नहीं है। हम तरतीब कोई ना कोई लगा लेंगे, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई यहाँ पे, अगर मैं आपके सामने ये 6 स्टेटमेंट्स रख दूं, और अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसमें से कुछ डेटा स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है, तो आप ढूंढ सकते हैं? चलिए ढूंढते हैं फिर। जी बच्चों, शाबाश, सी देम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। टेक योर टाइम। बेटे आप कोई पेन वगैरह नहीं, टॉपिक पेन से इजी हो जाएगा आपके लिए। जी हैदर, दैट्स गुड यार। जी ठीक है। अच्छा बच्चों, आपके सामने रखिए जी। देखो बच्चों, बात यह है कि स्प्रेडशीट, उसकी तो हमने एग्जांपल पहले ही दे दी थी आपको। स्प्रेडशीट का मतलब है एक्सेल की शीट। तो उसके ऊपर तो आप आईडी कार्ड रख, आईडी नंबर रख दो, नेम रख दो, कांटेक्ट नंबर रख दो, तो उधर तरतीब बन गई। जिसको चाहो तुम सर्च कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हो, रोल नंबर वाइज अरेंज कर सकते हो, ये तो ऑर्गेनाइज डाटा है। लेकिन अगर फोल्डर है जिसके अंदर वेकेशन के दोस्तों के फोटो हैं, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, इसको ऑर्गेनाइज करना भी मुश्किल है। एक्सेल की शीट पे क्या लिखेंगे आप, या डेटाबेस में रखेंगे तो क्या करेंगे? अच्छा बच्चों, आगे आगे एक डेटाबेस ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर विद क्या बच्चों, प्रोडक्ट कोड्स। जो जो ऑर्डर आता गया, ये अक्सर होता है कि हम जो ऑर्डर देते हैं ना, चाहे आप येंगो में गाड़ी भी बुक कराते हैं, पीछे एक शीट बन रही होती है, इस बंदे ने ये ऑर्डर दिया, ये ड्राइवर है, और यहाँ ये इसने ये मूव कर रहा है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये स्ट्रक्चर्ड होगा। लेकिन रिकॉर्डेड कस्टमर सर्विसेज सेल सेव्ड एज ए ऑडियो फॉर्म, ये क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड। हम ऑडियो कॉल्स को ऑर्गेनाइज कैसे करें? वो तो एक नया झमेला पैदा हो जाएगा ना। एंड देन यू सी ए कंपनीज पेरोल सिस्टम स्टोरिंग सैलरीज एंड टैक्स डिडक्शन, क्या होगा बच्चों?
स्ट्रक्चर क्यों स्ट्रक्चर्ड है, हम हर एम्प्लॉय के नंबर से उस पर खर्चा देख सकते हैं। और जबकि सोशल मीडिया पोस्ट, टेक्स्ट मैसेजेस, इमोजीज एंड ये क्या है, या स्ट्रक्चर्ड होगा, राइट, क्योंकि इनकी तरतीब देना कोई, इसका कोई फिक्स प्लान है ही नहीं हमारे पास। और जिसका कोई फिक्स प्लान हमारे पास ना हो, हर बंदा अपनी मर्जी से करता हो, तो उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड का नाम ही देंगे। राइट बच्चों, करेक्ट जी। ये मैंने इसलिए किया कि साथ साथ हम इसको जरा याद भी करते जाएं, जहन में बिठाते जाएं कि बात है क्या। अच्छा बच्चों, अब मसला है यूजेस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आगे काफी आएगा, सिस्टम से पढ़ेंगे आप आगे जाके, उसमें भी आएगा, डेटा में काफी आएगा, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड पे ज्यादातर बात इसी चैप्टर में होगी। तो सवाल ये है कि स्ट्रक्चर्ड डाटा के यूजेस, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के या स्ट्रक्चर्ड डाटा के यूजेस क्या हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों, फिर अनस्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। अब स्ट्रक्चर्ड डाटा के यूजेस क्या हैं। देखिए सबसे पहले तो हम यूं सोच लेते हैं, हम एक बैंकिंग की बात कर लेते हैं। ये मैंने तेजस सारा आपकी किताब से ली। हम बात कर लेते हैं किसकी, बैंकिंग में। तो बैंकिंग में क्या तरतीब है और क्या जरूरत है हमें डाटे की, तो आप देखेंगे, आप कहेंगे एक तो हमें ये पता होना चाहिए किसके अकाउंट्स में क्या बैलेंस है, ताकि हम एक ऐसा सिस्टम बना सकें जिसपे लोग रिलाय कर सकें कि हमारा पैसा जाया नहीं होगा, इमानत है, महफूज रहेगा। दूसरा, बैंकों में सिर्फ पैसा रखा नहीं जाता, बैंकों से पैसा दिया भी जाता है। तो कोई ऐसा निजाम हो जिसमें मेरी कोई बैंकिंग हिस्ट्री बन जाए, क्या बन जाए, बैंकिंग हिस्ट्री बन जाए, और मैं वहां से जान लूं कि ये जो है यहाँ पे मेरा अकाउंट, मुझे इससे लोन लेना है, नहीं लेना, या लोन लेना है, तो हिस्ट्री मुझे बता सके। तो बैंकों में क्या होता है, बैंक्स में स्ट्रक्चर डाटा रखा जाता है ताकि मैनेज किया जा सके कस्टमर के अकाउंट्स को। उसने डेबिट कार्ड भी यूज करना है, उसने ऑनलाइन ट्रांसफर भी करनी है, तो जो भी कर रहा है उसको अपडेट साथ साथ होता रहे। लोन्स भी लिए जाते हैं बैंकों से, ठीक है। अब ये हेल्प करता है हमें किसमें, रिस्क ऑफ चेक एंड फ्रॉड डिटेक्शन, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिजिटल फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, स्पैम जिसे हम कहते हैं। तो पर्टिकुलरली एक ऐसा निजाम सिस्टमेटिक जिसमें स्पैम के चांसेस कम से कम हो जाए, ये है हमारे बैंक की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ स्ट्रक्चर डाटा रखना इसलिए जरूरी है कि आप चेक लेके आ जाते हैं अपने दोस्त से, कैश करवाना है, तो मुझे फौरी तौर पे डाटा वन क्लिक पे चाहिए। क्या हाल है बच्चों, अच्छा। ए बैंक ट्रैकिंग लोन रीपेमेंट रिकॉर्ड के, किसी बंदे ने गाड़ी के लिए लोन अप्लाई किया है, तो उसका क्या किया जाए, लोन रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं कि क्या है, वहीं से आइडिया हो जाएगा। तो जैसे आज आप देखते हो ना, तो आज की जो हमारी बैंकिंग है वो डिफरेंट है जो जो हमारे बचपन में थी। हमारे बचपन में पता क्या होता था, हम चेक लेके जाते थे, और वो जो चेक होता था पहले एक जगह सबमिट होता था, और जब वहां पे सबमिट होता था फिर उसको एक नंबर लगता था, उसका टोकन हमें मिलता था, और फिर जो अकाउंटेंट होता था वो डायरेक्ट जाके हमारी जो अकाउंट बैलेंस होता था उसमें से पैसे चेंज करता था मैनुअली, फिर हमारे अकाउंट पे लिखता था, एंड देन एडजस्ट करता, अकाउंट एडजस्टमेंट करता था ना ट्रांजेक्शन जो हमने की है, और फिर हमारा टोकन बोलता था और हम कैशियर से जाके पैसे लेते थे। तो 20 से 25 मिनट का प्रोसीजर। लेकिन आज जो बैंक है वहां लिखा होता है टेलर। टेलर क्यों लिखा होता है, बिकॉज जैसे ही मैं चेक रिप्रेजेंट करता हूँ, वो उस चेक को क्या करता है, एक मशीन में रख देता है, वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजर। वो फौरन आपके अकाउंट का सारा डाटा किस पे ले जाता है, उसकी स्क्रीन पे, और वहां से वो फिर उसे कहता है कि इसे सिग्नेचर दिखा दो मुझे। सिग्नेचर उसे वो टैली करने होते हैं, वो जब सिग्नेचर टैली कर लेता है, तो देन जो सिर्फ वो उसको वेरीफाई करता है, बाकी अकाउंट खुद ही ऑपरेट होता है। जितनी अमाउंट जैसे से लिखी है उतनी अमाउंट वहां से डिडक्ट हो जाएगी। अगर मैंने 50,000 का चेक सबमिट किया है तो 50,000 डिडक्ट कर देगा वो, जैसे ही वो मेरे साइन को वेरीफाई करेगा कि बंदा ठीक है और मैं पेमेंट कर रहा हूं। लेकिन इस सब के लिए क्या जरूरी है कि हमारे बैंक में रिकॉर्ड प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो। अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो ये काम हो ही नहीं सकता, टाइमली पेमेंट हो ही नहीं सकती।
अब देखिए आगे आते हैं रिटेल इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला वो ये है कि हमारा जो पैसा लगा हुआ है किसी भी शॉप में एज अ इन्वेस्टमेंट, तो हमारी इन्वेंट्री या स्टॉक कौन सा होना चाहिए बच्चों? उसमें इन्वेंट्री में कैसी चीजें होनी चाहिए जो लोग डिमांड करें, ठीक है ना? आप देखें, आप किसी ग्रोसर के पास जाए ना, वो कहे यार ये आर्टिकल नहीं लेना चाहिए था, ये तो मेरे पैसे ब्लॉक हो गए। ब्लॉक होने का मतलब क्या है? क्या कहते हैं? ये सेल नहीं हो रही चीज, है ना जी? तो ये जो चीज सेल नहीं होगी वो अल्टीमेटली क्या करेगी? पैसे को स्टॉक कर देगी, ब्लॉक कर देगी, है ना जी? तो दिस इज व्हाट रिटेल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरा वो स्टॉक हो जिसकी डिमांड है, और वो स्टॉक हो जो फास्ट मूविंग हो। जो फास्ट मूविंग है उस पर मेरे ज्यादा पैसे लगे, जो स्लो मूविंग है उसमें कम पैसे लगाऊं। और ये सब देखिए, जो नहीं बिकता हो तो मैं रखूं ही ना, या उसको बस मैं जस्ट निशानी के तौर पे एक शेल्फ में लगा दूं। जो बिकता है उसके ऊपर मैं जस्ट ज्यादा इन्वेस्ट करूं, जो कम बिकता है उसमें मैं कम इन्वेस्टमेंट करूं, और किसी भी वक्त में स्टॉक आउट ना हो। ऐसा ना हो मेरा कस्टमर आया और मेरे पास माल ही ना हो। ये है ना हमारा मसला। क्या ख्याल है बच्चों? अगर हम रिटेल इंडस्ट्री में, तो प्रॉब्लम तो ये हुई पे। क्या हाल है बच्चों? है ना? मेरा एक कह लीजिए स्टूडेंट भी है, रिलेटिव भी है, वो अमेरिका में अमेजोन में मैनेजर। तो कहते हैं यार जहां सेल कम होती है ना वहां मुझे भेज देते हैं कि जाओ चेक करो क्या है। तो मैंने उसे यही बैठे बैठे कह दिया, मैंने कहा क्या वजह होगी, मैं तुझे बता देता हूँ। कहता है क्या होगी? मेरे को सबसे बड़ी वजह ये होती होगी, तो हमारे जो सेल्स पर्सन है वो शेल्स के ऊपर वक्त पे ला के मटेरियल नहीं रख रहे हैं, या पीछे से मटेरियल ऑर्डर नहीं किया जो फास्ट नहीं था। कहता है हम तो उनको एरर यही निकलने हैं और क्या निकलने। तो रिटेल इंडस्ट्री में क्या होता है बच्चों? रिटेलर यूज इट फॉर सेल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कस्टमर डाटा, और वो एक स्टोर चेकिंग स्टॉक लेवल प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं जो कि उनके सेल होते रहे। अब आगे आ जाते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री बन गई है आज के दौर में, पर्टिकुलरली एआई आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद। लेकिन चाहता क्या है हेल्थ केयर? देखिए हेल्थ केयर में ज्यादातर एक कॉन्सेप्ट हमारा खराब है। वो क्या? हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? डॉक्टर्स के लिए या पैरामेडिक्स के लिए? डॉक्टर्स के लिए, ये कॉन्सेप्ट हमारा खराब। डॉक्टर्स हमें शाम को ज्यादा अच्छे मिलते हैं अपने अपने क्लिनिक्स में। हम उनकी फी पे करते हैं, हमारे हम तो जब 7 से 10 हज़ार का देते हैं हमारी इज्जत भी ज्यादा करते हैं, उठ के खड़े भी हो जाते हैं, थोड़ी बहुत बात भी अच्छी करते हैं। क्लिनिक वहाँ हॉस्पिटल में हम कम ही करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल नहीं करते हैं। अच्छा वो तो मिल जाते हैं। एक्चुअली हम हॉस्पिटल इसलिए जाते हैं कि वहां हमें नर्सिंग केयर मिलती है, दवाई वक्त पे खाना, दवाई की क्वांटिटी मेंटेन रखना, डाइट मेंटेन रखना, दिस इज बट द रीजन। लेकिन जब ये सारी रीजन है तो असल चीज क्या है फिर? और वो है रिकॉर्ड, कि डॉक्टर साहब ने डायग्नोज किया, दवाई सजेस्ट कर दी, अगर वो रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन रहा तो नतीजा क्या होगा? और वही इंप्लीमेंट हो गया, मेडिसिन भी टाइम पे मिल गई, तो पेशेंट क्योर हो जाएगा। क्या कहते हैं आप इसमें? तो हम ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल स्ट्रक्चर डाटा यूज करता है फॉर पेशेंट रिकॉर्ड। किसके लिए बच्चों? डायग्नोसिस के लिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत बड़ा मसला क्या है? बिलिंग। और बच्चों कंप्लायंस भी तो है ना, कुछ लॉज एंड रेगुलेशन भी इसके। तो कहते हैं हॉस्पिटल स्टोरिंग करता है पेशेंट्स ट्रीटमेंट हिस्ट्री। एक वक्त ऐसा आता है कि किसी के बाबा जी बीमार है, वो बाबा जी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वो उनका सिर्फ एक पेशेंट आईडी या उनका सीएनआईसी डालते हैं, पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। 6 माह पहले आए थे, थोड़ी ठंड लग गई थी, थोड़ा जुकाम था, शुगर अनबैलेंस थी, हाइपरटेंशन थी, वो सारा रिकॉर्ड, और कौन कौन सी मेडिसिन को एलर्जी करती है, कौन कौन सी मेडिसिन सही नहीं है इनके लिए। वो कहेंगे जनाब रिकॉर्ड हमारे पास है, बाबा जी हमारे हुए आप कर दें, सिर्फ फीस वहां जमा करा दें, ठीक है? एंड विद इन फ्यू डेज जब हम बुलाएंगे वापस आना, तब तक बाबा जी को फिट कर देंगे। और वजह क्या है? उनका सिस्टम। ठीक है? आप कभी डायबिटिक के पेशेंट को घर में ट्रीट करें ना, वो बहुत मुश्किल है। क्यों?
आप इंसुलिन लगाएंगे, इंजेक्ट करेंगे, वो पेशेंट क्या करेगा, वो कोई आइसक्रीम या स्वीटनर ले लेगा। जब हॉस्पिटल जाएगा ना, तो वहां वो उसको डाइट चार्ट भी मेंटेन करके देंगे, और अगर वो उसमें लगा रहे तो वो उसकी जिंदगी बिल्कुल स्टेबल रहेगी। अच्छा बच्चों, आगे चलो। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के इश्यूज क्या हैं? देखिए, क्वालिटी एक मेजर इशू हो सकता है, लेकिन असल इशू ये है कि जब हमारा मशीन साइकिल चल रहा हो, तो ऐसा ना हो उसके पीछे से मटेरियल ही गायब हो जाए और हमारे मशीन साइकिल को रोकना पड़े। तो मेन मसला यहाँ स्ट्रक्चर डाटा का क्या है कि हम अपनी प्रोडक्शन को ट्रैक करें, और ट्रैक करें जितने ऑर्डर आए उतनी प्रोडक्शन चाहिए हमें, ताकि हम ऑर्डर टाइमली डिलीवर कर सके ना गुड्स को, और सप्लायर से हम इन कांटेक्ट रहे। ठीक है। और आज का बच्चों जो सबसे बड़ा चेंज आया ना प्रोडक्शन में, आईटी रेवोल्यूशन जब आया, पहले होता था डबल स्टॉक सिस्टम, डबल इन्वेंट्री सिस्टम। वो ये होता था कि जैसे टोयोटा मैन्युफैक्चरर है ना, तो टोयोटा ने अपना स्टॉक रखा हुआ है, टोयोटा ने अपना स्टॉक रखा हुआ है, और जो उसके बैटरी सप्लायर हैं या टायर सप्लायर हैं, उन्होंने अपना स्टॉक रखा हुआ। एक दफा उन्होंने पूरी सप्लाई चेन को रिव्यू किया, तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि हम तो डबल कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। सप्लायर इसलिए माल महंगा दे रहा है कि उसको भी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, इन्वेंट्री में लाइट भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, मेंटेनेंस भी है। ठीक है जी। और यही हम कर रहे हैं, तो कॉस्ट क्या हो गई, डबल हो गई ना। तो उन्होंने कहा यार, या तुम इन्वेंट्री खत्म कर दो या हम खत्म कर देते हैं, ताकि कॉस्ट पूरी सप्लाई चेन में एक ही आए। तो फिर उन्होंने ये किया कि टोयोटा ने अपने वाला स्टॉक खत्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो सप्लायर का स्टॉक है वो भी तो हमारा ही है ना। क्या हाल है? तो सप्लायर जो है वो हमारे प्लांट पे ला के माल रख दे। और उन्होंने डेफिनेशन की कि हमारी इन्वेंट्री पता कौन सी है, जो ट्रक फैक्ट्री में आ गया और उसमें से हमने कोई कंपोनेंट उठा लिया, वो हमारी इन्वेंट्री है। और उसके पिछले वाला ट्रक भी सप्लायर का है। और अगर मशीन साइकिल रुका तो गारंटी कौन दे रहा है, सप्लायर दे रहा है। ये पहले डेल ने किया था। डेल का मसला पता है क्या था, जब चाइना में सारे प्रोडक्शन ले गए तो डेल की प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा थी, वो compete कैसे करता। तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया, और अमेरिका में डेल बनता था, और ईयर 2005 तक, गालिबन या 6 2 तक अमेरिका में ही बनता रहा और चाइनीज प्रोडक्ट से compete करता रहा। लेकिन जब ये आया, फिर लेटर ऑन ये भी चाइना आ गया, फिर ये टोयोटा ने फॉलो किया। तो यहाँ बच्चों मैं क्या कह रहा था, ट्रैक करना है कितनी प्रोडक्शन चाहिए, सप्लायर से ही कांटेक्ट रहना है, और क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर रहने चाहिए, और एफिशिएंसी में क्या होना चाहिए, हमारी इजाफा होना चाहिए। ठीक है जी। ए फैक्ट्री मॉनिटरिंग मशीन परफॉर्मेंस फॉर मेंटेनेंस, वो क्या, चलता चलता प्लांट रुक जाए तो वी हैव टू मेक अ स्केड्यूल ऑफ मेंटेनेंस, ताकि रनिंग के अंदर हमारा प्लांट रुके ना और टाइम डिलेस ना आए। आगे बच्चों आ गया लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स, पहले तो हमें ये समझ लें लॉजिस्टिक्स होते क्या है। लॉजिस्टिक्स होते हैं जो हमारे लिए मटेरियल उठाकर लाते हैं, कहां से, एनीवेयर वेयर द सोर्स ऑफ सप्लाई इज देयर, वहां से मटेरियल क्या करते हैं बेटा, उठा के लाते हैं, और फिर हम उसे किसी इन्वेंट्री में रखते हैं, स्टॉक में रखते हैं। इसको हम लॉजिस्टिक्स में शामिल करते हैं। लेकिन ये दो तरह की होती है, एक होती है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, एक होती है आउटबाउंड। वो हम लेटर ऑन देख लेंगे। इनबाउंड होती है जो रॉ मटेरियल लाती है, और आउटबाउंड कौन सी होती है, जो कस्टमर के घर तक चीज को पहुंचा के आती है। तो हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स को क्या चाहिए। देखिए, लॉजिस्टिक्स का जो मसला है, शिपमेंट ट्रैक करनी है, रूट ट्रैक करना है, और व्हीकल मेंटेनेंस। जैसे हम डायवो कराते हैं किसी भी शिपमेंट को, तो हम ट्रैक कर सकते हैं क्या वो लाहौर में है या मुल्तान पहुंच चुकी है, हमारा पार्सल लाहौर में है या मुल्तान पहुंच चुका है, हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। और इन बिटवीन हमारी डिलीवरी का क्या स्टेटस है। इसकी मिसाल इसने दी है, एक कोरियर सर्विस ट्रैकिंग द पार्सल इन रियल टाइम। ये आजकल वो क्या कहते हैं उसको, टीसीएस में भी है, लेपर्ड कोरियर में भी है, डीएचएल में बहुत अच्छा है, जो वर्ल्ड वाइड टॉप पे। अच्छा बच्चों, अब आ जाए एजुकेशन इंडस्ट्री की तरफ।
एजुकेशन इंडस्ट्री को दो तरह के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, एक स्टूडेंट से मुतालिक है, ग्रेड्स, अटेंडेंस, और दूसरा फैकल्टी डाटा है, ठीक है जी। और यूनिवर्सिटी जनरेट स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्ट अकॉर्डिंग टू दिस। अगर इसके अंदर जरा सा भी रिलायंस लैग कर जाए तो पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, है ना बच्चों। आप देख रहे हैं कुछ डिग्रीज को कहते हैं क्रेडिटेड डिग्री, और कुछ होती है अनक्रेडिटेड। जो क्रेडिटेड होती है, क्रेडिटेड होती है, उसमें क्या होता है, उसको एचईसी देखता है। और एचईसी बिल्डिंग तो देखता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखता ही है, लेकिन एक्चुअली वो इस चीज को देखता है जो आज आपके सामने पड़ी है, क्या कि आपके पास इन चीजों को चलाने के लिए निजाम कैसा है। क्या ये निजाम इतना रिलायंट है कि किसी स्टूडेंट का ग्रेड चेंज ना किया जा सके। क्या ये इतना फूल प्रूफ सिस्टम है कि नहीं, राइट बच्चों। तो आगे आ गया बच्चों गवर्नमेंट का एरिया कौन सा, टैक्स अथॉरिटीज का। अब टैक्स अथॉरिटीज को क्या चाहिए बच्चों, शहरियों का रिकॉर्ड, उसके अलावा पब्लिक सर्विसेज देनी है, ठीक है, और लॉ को इन्फोर्स करना है। इस सब के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा, टैक्स से आएगा। आपने देखा बच्चों आजकल हम कहीं खाना खाने जाए किसी अच्छे होटल में, तो वो कहते हैं कैश पे बिल इतना है, और अगर आप कार्ड से देंगे तो इतना है। तो कार्ड पे ज्यादा होता है, कैश पे ज्यादा होता है, कार्ड पे कम होता है और कैश पे ज्यादा होता है। लास्ट वीकेंड में चीजियस गया तो वहां पे मेरा बिल बना 3200। तो मैंने कहा हाँ भाई कार्ड पे कितना बनेगा, कहता है 2850 में। मैं कहा कार्ड ले जा। अब ये क्यों हो रहा होगा, गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट कर रही है। अगर आप कार्ड से लेंगे तो डेटा बैंक में जाएगा उनको, और वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि चीजियस ने इतने का पिज्जा इस बंदे को खिलाया, तो चीजियस भी गया, ट्रैक हो गया। और मेरा कार्ड है तो मैं भी ट्रैक हो गया। आप फर्ज करें मैं 10-15 हजार का पिज्जा खा जाऊं, अकेला नहीं, दोस्त को साथ चले जाऊं, तो चीजेस देखेगा यार सीएफई का मुलाजिम है, तनख्वाह कोड ये वाली कर रहा है, पिज्जे 12-12 हजार के खा रहा है, क्या हाल है? तो कहां से पकड़ेंगे। स्ट्रक्चर डाटा ने ट्रेस करवा दिया कि भाईजान जो काम कर रहे हैं वो इनकी इनकम के मुताबिक नहीं। अच्छा बच्चों आगे आ जाए, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है बच्चों आप जानते हो इंश्योरेंस की क्यों जाती है। लोग रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए किसी दूसरे की जिम्मेदारी लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे एक जमील साहब हैं, जमील साहब कहते हैं जनाब कि मेरी जिंदगी का पता कोई नहीं है, मैं अपनी जिंदगी की तो इंश्योर नहीं कर सकता, वो तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन मैं अपने बच्चों की जरूरतों को इंश्योर करने की कोशिश करता हूं, मैं इंश्योरेंस करा लूं। अब बताएं, जब इंश्योरेंस कराएंगे वो जनाब, इंश्योरेंस क्लेम होगा तो क्या चाहिए जिससे वो इंश्योरेंस क्लेम मेच्योर हो जाए। अल्लाह करे उनको, अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाए तो बच्चों, इंश्योरर प्रोसेसिंग ए कार एक्सीडेंट क्लेम, क्लेम हो गया। अब जो क्लेम हो गया उसके पीछे क्या करना पड़ेगा बच्चों, पॉलिसीज देखनी पड़ेंगी, पॉलिसीज के रूल्स देखने पड़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे जमीर साहब ने इंश्योरेंस कराई, किस चीज की कराई थी, और कहा जी मुझे कुछ हो जाए मेरी फैमिली को 1 लाख दे दो, वो 1 लाख में जाके दे देंगे, रिकॉर्ड में ऐसा। तो अब गाड़ी की इंश्योरेंस है कई तरह की, गाड़ी की इंश्योरेंस में एक इंश्योरेंस ये है कि गाड़ी जहां लगेगी खराब होगी उसको ठीक करा लें, तो वो रिकॉर्ड को ट्रैक करेंगे और देखेंगे क्लेम क्या हुआ है और हमने पॉलिसी कौन सी बेची थी, है ना बच्चों। सिंगल इंश्योरेंस, सिर्फ उस गाड़ी की इंश्योरेंस। ड्यूल इंश्योरेंस, क्या मतलब, नहीं 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 नहीं, जिसको गाड़ी लगेगी उसकी भी इंश्योरेंस। ये बड़ी टेक्निकल बात है। 3% को होती है आपकी, नॉलेज से बाहर जाके सोचें, 3% को होती है आपकी सिंगल इंश्योरेंस, और 4 पे जिसकी गाड़ी लगेगी ऐसे ही बोलेगा, जब लगाएगा। मैं तो जब भी करवाता हूँ, अगर कराता हूँ, वैसे हम गाड़ी ही सेकेंड हैंड ले लेते हैं, जब भी कराते हैं तो क्या ड्यूल, तो वो देखता है क्लेम जो कर रहा है बंदा, जो क्लेम कर रहा है इसके पीछे पॉलिसीज कौन सी है, इसके लिए उसे रिकॉर्ड चाहिए, और अगर उसका रिकॉर्ड ना हो
तो फिर तो हर बंदा ज्यादा क्लेम डाल देगा ना, और फिर वो उसको मैनेज नहीं कर सकेगा। इसलिए उनके पास स्ट्रक्चर डाटा होना जरूरी है। क्या हाल है बच्चों? अब बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं कि हमारे इस चैप्टर में शुरू की डेफिनेशंस कवर होंगी कौन कौन सी। क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, फिर आगे उसकी टाइप्स, फिर स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर डाटा। अब मसला ये इस पे जगह जगह दिए हुए हैं केस स्टडीज, जगह जगह दिए हुए हैं केस स्टडीज। आपने अभी तक ऐसे कोर्सेज शायद पढ़े नहीं पढ़े जिसमें केस स्टडीज को अटेम्प्ट किया जाता है। आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। मैं कंसीडर करूंगा आपको कि आप जीरो लेवल से केस को अटेम्प्ट करें। देखिए, सबसे पहले मैं केस सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा, मैं केस की तरफ बढ़ने के एटीट्यूड की बात कर रहा हूं कि आप केस की तरफ कैसे बढ़ते। केस को आप हमेशा ये कंसीडर करें कि ये मेडिकल प्रोफेशन में जैसे एक पेशेंट होता है ना, ये एक पेशेंट है, ठीक है, और इसकी कोई प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हमने क्या करना है बच्चों? उस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, राइट बच्चों? अब ये पेशेंट तीन तरह का हो सकता है। एक पेशेंट ये हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ आके आपको ये बता दे कि व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ये भी नहीं पता मुझे फील क्या हो रहा है, ये भी आप डॉक्टर से फाइंड आउट करें। आई जस्ट हैव अ बैड फीलिंग, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग। आपने सोचना है क्या हुआ। ठीक, कभी कभी पेशेंट होता है वो आके बता देता है मुझे बुखार भी है, मैंने सुबह ब्लड प्रेशर चेक किया था, मेरा ब्लड प्रेशर भी जरा हाई था, ठीक है जी। तो वो बहुत सारी बातें आपको बता देता है। तो ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना क्या होता है? आसान हो जाता है ना। ठीक है, हमें तो इसकी प्रॉब्लम समझनी है और उसको दवाई सजेस्ट करनी है। ऐसा ही है ना, लॉजिकली सोचते हुए यार इसकी प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको हल कैसे करूं। अच्छा, लेकिन बात पेशेंट पता है कैसे होते हैं? वो ये भी बता देते हैं कि मुझे पेनाडोल की बजाय ना रिम्स बड़ी सूट करती है, यानी वो, और मुझे विटामिन डी खा लूं तो मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ। वो डॉक्टर को साथ दो चार दवाइयों के नाम भी सजेस्ट करते हैं। एक्चुअली वो चाहते क्या है कि डॉक्टर साहब जो है वो अपनी डायग्नोस्टिक में इन्हें लिख दें ताकि कंपनी से दवाई मिलती है अगर तो मुफ्त मिल जाए। और अगर ये पाकिस्तान के अलावा कोई मेडिकल की इन्वायरमेंट है, डॉक्टर की डायग्नोस्टिक के बगैर मिलनी नहीं है, तो ये डायग्नोस्टिक में शामिल कर दें। तो हमारे भी केस स्टडी में ऐसा होता है, बस केस स्टडी आता है सिंपल, थोड़ा सा प्रॉब्लम का डायरेक्शन दे रहा होता है, बाकी प्रॉब्लम डिफाइन आपने करनी होती है। ये वो वाला पेशेंट है बस बुरा फील कर रहा है। और अक्सर केसेस ज्यादातर ऐसे होते हैं जिसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम मेंशन कर दी जाती, यानी रिक्वायरमेंट लिखा होता है, रिक्वायरमेंट लिखा होता है यानी प्रॉब्लम बताई जाती है। और जो शुरू के केसेस हैं वो आखिरी वाले, पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, जिसमें प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सजेशन भी दे रहा है साथ पेशेंट, ठीक है। और हमने जो पढ़ा है उसकी मदद से उसके केस को सॉल्व करना है। अब जो पढ़ा है वो क्या हो सकता है? अक्सर जो हमारे पास केस आता है उसमें जो प्रॉब्लम वो बताता है या हमें नजर आती है, या तो वो किसी कॉन्सेप्ट को जवाब में लिखने से काम चल जाएगा, कॉन्सेप्ट को जवाब में लिखने से काम चल जाएगा, या कोई थ्योरी होगी जो उससे रिलेट कर दी जाएगी, या कॉन्सेप्ट होगी, या कॉन्सेप्ट होगा, या थ्योरी होगी, या कोई मॉडल होगा। वो हम इसको दवाई के तौर पे दे देंगे, वो हम इसको दवाई के तौर पे दे देंगे। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? मैं रिपीट करूं, आर यू गॉट इट? कि केस तीन तरह के होंगे। एक केस होंगे जिसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन होगी, आपने खुद फाइंड आउट करना है कि यार इसका मसला क्या है। लेकिन अक्सर ऐसे होंगे रिक्वायरमेंट लिखी होगी, मसाइल भी लिखे होंगे। और बाज तो ऐसे होंगे जो शुरू के केसेस है, मसाइल के साथ थोड़ी बहुत सजेशन भी दी होगी, आपने सिर्फ उस सजेशन को समझ के ही लिख दें तो मसला हल हो जाएगा। केस के अंदर भी उसका आंसर थोड़ा सा मौजूद होगा।
बाकी आप उसको जरा अच्छे अंदाज से लिख देंगे तो बात बनती है। अब करना क्या होगा, केस को सॉल्व करने के लिए कोई थ्योरी, कोई मॉडल, कोई कॉन्सेप्ट उससे रिलेट करके आपने लिख देना। अब पहली बात क्या समझाई मैंने, इसका केस सॉल्व करने का एटीट्यूड, कि किस तरह सोचो। दूसरी बात है केस को रीड कैसे करना है। मैं कहूंगा केस की लेंथ देखना पहले। अगर केस स्टडी एक पैराग्राफ का है तो मैं सजेस्ट करूंगा, या शायद दो दो तीन तीन लाइन के दो दो पैराग्राफ लिखेंगे, मैं सजेस्ट करूंगा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेना, पहले फिर केस पढ़ना। ठीक है। लेकिन बच्चों अगर केस स्टडी आधे पेज का है, आधे पेज का है, फिर पढ़ने का तरीका और है। ठीक है, फिर पढ़ने का तरीका क्या है, फिर पढ़ने का तरीका ये है, पहले इसका स्टार्टर पढ़ो। स्टार्टर में क्या मिलेगा, इंडस्ट्री का नाम, फर्म का नाम, मैनेजर का नाम, करेक्टर का नाम। रिपीट करता हूं, पहली दो तीन लाइनें पढ़ो, क्या मिलेगा उसमें, कंपनी का नाम, इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग, और अगर कोई करेक्टर है मैनेजर वगैरह तो उसका नाम भी होगा। क्या हाल है बच्चों, ऐसा ही है। अच्छा, अब जब आपने उसका नाम समझ लिया, अब आ जाओ किधर, रिक्वायरमेंट पे। और रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद वापस चले जाओ कहां पे, स्टार्टर पे, और फिर सारा केस को। अब बच्चों मैंने आपको ये बताया कि आपने केस की तरफ बढ़ना कैसे है और केस को पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने का तरीका क्या बताया, कि अगर छोटा केस है रिक्वायरमेंट पहले पढ़ो, फिर केस पढ़ो। और अगर केस थोड़ा बड़ा है, स्टार्टर पढ़ो, नाम वगैरह इंडस्ट्री का जहन में ले आओ, क्या इंडस्ट्री है, आईटी हो सकती है, बैंकिंग हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। समझने के बाद रिक्वायरमेंट आओ, रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह जहन में नक्श करो, नक्श करने के बाद वापस जाओ केस पर। आपको आधे से ज्यादा बातें जल्दी समझ आ जाएंगी। केस सॉल्व करते वक्त अगर आपने 10 नंबर के केस को सॉल्व करने के लिए ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज 100 नंबर का पेपर है, मेरे पास 180 आवर्स हैं, तो मैं 10 मार्क्स के सॉल्व करने के लिए ऑन एन एवरेज 18 मिनट रखूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, 10 मिनट सिर्फ समझने में लगा दो और 8 मिनट लिखने में लगा दो, केस सही सॉल्व हो। मैं आपको सही कह रहा हूं, देखिए सही तजवीज देने के लिए एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा हो तो प्रेशर फील मत करो, समझो ज्यादा, पहले बेशक लिखने के लिए टाइम कम बचे, काम की बात लिखो, चाहे थोड़ी भी लिख दोगे काम चल जाएगा। लेकिन उन्होंने एवरेज हमारे बच्चे हाफ एंड हाफ कर देते हैं, आधा टाइम सोच पे लगा देते हैं, आधा टाइम लिखने पे लगा देते हैं, काम चल जाए बड़ी आसानी से। जी बेटा, बेटा सॉल्व करने का पैटर्न अभी मैं आपको जो दो तीन बातें बताता हूँ, बाकी तो हम चलते जाएंगे और हमारे काम में निखार आता जाएगा। अच्छा बेटा, एक बात है, जब आप रिटर्न करेंगे तो रिटर्न में दो तीन बातों का ख्याल रखना। आप ऐसा अच्छा केस सॉल्व करोगे, लोग हैरान हो जाएंगे यार कि ये भी मेरे जितना ही पढ़ता है, नंबर इसके ज्यादा क्यों आ रहे हैं। बेटा कभी ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड यूज नहीं करना, फर्म का यूज, नेम यूज, फर्म का वर्ड भी यूज नहीं करना। इसकी जगह हमेशा केस स्टडी में लिखे हुए कंपनी के नाम को यूज करें। क्या करेंगे बेटा, कंपनी का, हमेशा कंपनी का नाम लिखना है, कभी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड यूज ही नहीं करना। राइट जी। आप अच्छा, आप मॉडल ही लिख दो एग्जैक्ट, मॉडल ही लिख दो एग्जैक्ट, और नाम लिख दो कंपनी का, ऐसा लगेगा आपने अप्लाइड लिखा। मेरी बात समझ आ रही है। मैं कहता हूँ आपने नकल मार दी मॉडल की, उसमें दो पॉइंट ऐसे जो रेलेवेंट ही नहीं थे केस से, वो भी लिख दिया आप।
लेकिन कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म नहीं लिखा, वहां उस कंपनी का नाम डाल दिया। पढ़ने वाले को महसूस होगा आपने केस थ्योरी को या कॉन्सेप्ट को या मॉडल को अप्लाई कर दिया। इसी तरह बच्चों, अगर मैनेजर का वर्ड कहीं लिखा हो, ऑर्गेनाइजर का वर्ड लिखा हो, एंटरप्रेन्योर का वर्ड लिखा हो, वो भी यूज नहीं करना। केस स्टडी में दिए गए करेक्टर का नेम यूज करना है। करेक्टर का नेम, पर्सन का नेम। मिसाल के तौर पे हम नाम रख देते हैं असद, तो आपने क्या करना है, उसकी जगह बंदे का नाम डाल देना है। मैनेजर, एंटरप्रेन्योर, चीफ एग्जीक्यूटिव, ये इस सूरत में लिखने हैं जब केस के अंदर करेक्टर नहीं है। अगर वो ड्रामा बना हुआ पूरा करेक्टर है, तो कभी भी ये यूज ना कीजिएगा, उसका नेम यूज कर ले। फिर वही बात कहूंगा, अगर आप ऐसी हालत में थ्योरी भी लिख देंगे ना, वो भी ऐसे लगेगा जैसे आपने अप्लाई की थी। ठीक है जी। तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे कि आपने केस स्टडी के लिए एटीट्यूड क्या रखना है, आपने इसको रीड कैसे करना है, आपने इस पर रिटर्न डाउन कैसे करना है। ठीक है जी। बाकी मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि डिस्कस हो तो कितना लिखना है, आइडेंटिफाई हो तो कितना लिखना है, ठीक है, एक्सप्लेन हो तो कितना लिखना है, डिस्टिंग्विश या कंपेयर करना हो तो कैसे लिखना है। ये बातें हम थोड़ी कर चुके हैं। अगर आप ये सुनना चाहते हो तो मेरा पोर्टल दस्तियाब है, उसमें लेक्चर 1 ले लीजिएगा, आपको सारी उसके अंदर डिटेल मिल जाएगी। उसके अंदर पेपर पैटर्न भी मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है। अगर आप वो कर लेंगे, आपको ये भी मसला आपका हल हो जाएगा। आपके जहन में ये बात नहीं रहेगी यार लिखना कितना चाहिए, वो सारी बातें हमने कर ली। अच्छा बच्चों, अब इस चीज को लेके आगे चलते हैं। यहाँ पहला केस स्टडी आपके सामने लिख देते हैं। ये हमने किताब से लिया है, लेकिन इसको हमने एग्जाम के पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया। केस क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर डेटा इन बैंकिंग, इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, स्ट्रक्चर डेटा प्ले अ क्रूशियल रोल। इंडस्ट्री कौन सी है बच्चों, बैंकिंग। स्ट्रक्चर डेटा क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। बैंक है और बैंकिंग इंडस्ट्री का नाम यूज लगा, पेपर में आता तो बैंक का नाम आना। अच्छा, क्योंकि अभी स्टार्ट है तो इतना एहतियात नहीं करा। अब रिक्वायरमेंट पे आ जाओ, करना क्या है। एक्सप्लेन हाउ द डेटा सेट रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर्ड डेटा इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। डेटा सेट बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, डेटा सेट। और दूसरा है एक्सप्लेन द importance of data, structured data in banking operation, particularly loan application evaluation and customer credit assessment। इसमें इसका क्या रोल है। अब वापस आते हैं केस पे। हमें 3 बातें बतानी है। पहली बात क्या बतानी है, डेटा सेट क्या रोल प्ले कर सकता है। दूसरा क्या बताना है बच्चों, लोन एप्लीकेशन है और क्रेडिट असेसमेंट करनी है। मैं समझता हूँ अगर पेपर में आता ना तो इसके 2 मार्क्स इसके होते हैं और 2 मार्क्स ही इसके होते, इससे ज्यादा नहीं होते। इस चैप्टर में ज्यादा जो है मेरी जो असेसमेंट है 4 से 6 नंबर का सवाल है, बड़ी बात। बेसिक है इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर एमसीक्यूज आएंगे इसमें से, चांस नहीं। लेकिन बारह हमें पढ़ना जैसे भी। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर डेटा इन बैंकिंग एंड बैंकिंग। स्ट्रक्चर डेटा इसके अंदर है मैनेजिंग द अकाउंट इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, लोन डिटेल्स। फॉर इंस्टेंस बैंक की डेटाबेस में माइट स्टोर क्या बच्चों, कस्टमर का, और बच्चों, और और loan payment schedule. With structured data, bank can easily generate monthly statement and audit and track customer behavior, offer tailored services। राइट जी। अगर डेटा सेट किसको कहते हैं, जैसे एक शीट हो और उस पर एक फिक्स फॉर्मेट में कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स पे डाटा लिखा, हम इसको कहते हैं क्या, ये डेटा सेट है। मिसाल के तौर पे आप बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले, फर्ज करेंगे बैलेंस शीट ले, मेरे अकाउंट की बैलेंस शीट मेरे पास आई है। ठीक है जी।
इस बैलेंस शीट में क्या है, इस बैलेंस शीट में क्या लिखा है, इस बैलेंस शीट में बच्चों मेरा नाम लिखा होगा। मेरा नाम क्या है यार, ये लिखा हुआ है नीचे, साथ मेरा लोगो भी लगा हुआ। हाँ भाई, अच्छा मेरा नाम लिखा होगा जी, और क्या लिखी होगी, डेट वगैरह लिखी होगी, एड्रेस लिखा होगा, कोई बैलेंस वगैरह होगा। क्या हाल है बच्चों, यही चीजें हो सकती हैं। और कुछ डिडक्शन हुई होंगी, जैसे जो लोन मैंने लिया हुआ है बैंक से, बैंक उसकी डिडक्शन भी उसी में से कर लेता होगा, अक्सर ऐसे होता है अकाउंट में से डिडक्ट कर लेते हैं, लॉकर भी लिया हो उसकी डिडक्शन भी कर लेते हैं। अब ये डेटा सेट हुआ है, मैं इसको क्या कहूंगा, डेटा सेट कहूंगा। पूरा डेटे का एक सेट है, जैसे टी सेट होता है यार, एक चैनक होती है, शुगर पॉट होता है, मिल्क पॉट होता है, कुछ कप वगैरह होते हैं, इसी तरह ये भी एक सेट है, डेटा सेट। अब इसके अंदर जो मेरा नेम और एड्रेस है, ये किस काम आएगा, उनके लिए किस काम का है, बैंक के लिए। क्या हाल होती, डेटा है वो मुझे एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस करके टाइम टू टाइम जो भी सर्विसेज नई ऑफर कर रहे हैं वो सर्विसेज मुझे ऑफर कर सकते हैं। क्या हाल है बच्चों, क्यों भाई, वो सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं ना मुझे, मैं सही कह रहा हूं। अच्छा, और बच्चों डेट से क्या होगा, डेट से हर ट्रांजैक्शन की डेट लिखी हुई है, इससे ट्रैक किया जा सकता है और ऑडिट किया जा सकता है। क्या हाल है, और रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है। डेट से तो पकड़े जाते हैं आधे से ज्यादा स्पैम, कि मैंने किस डेट किस टाइम पे ट्रांजैक्शन हुई, तो मैं फौरन समझ आएगा इस डेट, तो मैं इस टाइम तो मैं क्लास पढ़ा रहा था, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे सब बोल दो यार, बाद बात मुंह से निकली बात गले पड़ जाए ये बच्चों। अच्छा, तो वैसे भी टीचर बेचारे आपको पता ही है, गुजारे लाइक पहले ही काम चल रहा होता है हमारा। क्या ख्याल है बच्चों, नहीं जी, टीचर्स को आपने यही देखा होगा, सादा कपड़े सादा लिबास, सैमसंग की घड़ी, सैमसंग का मोबाइल, काम चला रहे होते हैं बस, वक्त को धक्का। गाड़ी भी है तो कौन सी, तो सेकंड हैंड सिटी ले ली, वो काम चला लिया आपने, क्या समझ। अच्छा बच्चों, ऊपर से इस तरह की दुआएं हो, अल्लाह माफ करे। अच्छा बच्चों, सो ट्रैक करेंगे, ऑडिट करेंगे, और इसी से पता चलेगा, अपना ऑडिट भी होएगा, ट्रैक भी किया जा सकता है, और रिस्क भी देखा जा सकता है। तो डेट हमारे इस काम आएगी, अमाउंट भी सामने लिखी होगी, और नेम से क्या होगा, सर्विसेज ऑफर की जा सकती हैं, मजीद कोई सर्विसेज आ गई, कोई मजीद कोई गोल्ड कार्ड कोई चीज आ गई। अच्छा बच्चों, अब जो यहाँ टोटल लिखा हुआ है बैलेंस, बैलेंस लिखा हुआ फर्स्ट करो, ठीक है जी, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, जो मुसलसल आ रहा है, इससे एतमाद बढ़ेगा यार, यहाँ पैसे रखे हुए हैं तो पैसे उतने ही हैं जितने थे। क्या हाल है बच्चों, अब बताओ, साथ मैंने लोन भी लिया हुआ है, इससे क्या देखेगा वो, जी बच्चों, लोन की किस्त में कटा रहा हूं, इससे उसको क्या मिल सकता है मेरे से, जी शाबाश बच्चों। अब लोन भी पे कर रहे हैं, लोन की रिकवरी हो रही हमारी के नहीं हो रही, और अगर मैंने लिया था एसी के लिए लोन और अब मैं मांग रहा हूं उनसे सोलर सिस्टम के लिए लोन, तो क्या करेंगे, वो इसी से ट्रैक आउट करेंगे ना कि इसका पहला रिकॉर्ड क्या है। क्या हाल है बच्चों, इसका मतलब डेट हमें ट्रैक करने में, ऑडिट करने में, रिस्क करने में मदद, रिस्क को सेस करने में मदद करेगी। नेम और एड्रेस आइंदा सर्विसेज के लिए होगा, टोटल कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट को बढ़ाएंगे,
और अगर लोन वगैरह, अच्छा अब अगर इसमें से कोई और बच्चा को नई चीज बता दे तो ऐसा नहीं कि वो लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि केस में से भी कोई बच्चा ढूंढ के बता सकता है कि इसकी मदद से सर आपके लिए सर्विसेज टेलर की जा सकती है स्पेसिफिक, कि टीचर के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी बनाए, कभी बैंक ने की तो दे कैन टेलर। ठीक है जी। ऑडिट ट्रैक और रिस्क वगैरह ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूं। मैं समझता हूँ यहाँ पे सवाल नंबर 1 का इलाज हो गया। क्या हाल, राइट जी। एक्सप्लेन और 2 मार्क्स है, कितनी लाइनें आएंगी? मैक्सिमम 3 से 4, इससे आगे आपको नहीं जाना चाहिए। सारी बातें आ जाएंगी यार, 3-4 लाइनों में ये सारी बातें आ जाएंगी जो लिखी गई है, कि डेट से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, सारे रिकॉर्ड से आप कोई नया उसके लिए प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और डेट्स और टोटल्स कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं और ऑडिट और रिस्क वगैरह को अवॉइड करने के काम आ रहे हैं। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा, अब आ जाए आप किस तरफ बात करें हम, लोन एप्लीकेशन इवेल्युएशन। लोन एप्लीकेशन इवेल्युएशन, तो जब वो मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे कि मैंने लोन लिया और लोन लेने के बाद मैंने क्या सलूक किया, तो उससे अंदाजा कर लेंगे कि इसको लोन आइंदा देना चाहिए या नहीं। बकायदा मेरी क्रेडिट रेटिंग होगी, बकायदा मेरा क्रेडिट स्कोर होगा। तो पहले लोन एप्लीकेशन को वो एवेल्युएट करेंगे कि बंदे का रिकॉर्ड वही है, नंबर वही है, सही रिकॉर्ड दे रहा है, और उससे मेरा सारा ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे। तो ट्रैक रिकॉर्ड निकालने तक जो है ये इसका जवाब बनेगा ना, 1 या 2 लाइन कि लोन एप्लीकेशन को एवेल्युएट करने के लिए उसका प्रीवियस ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर डाटा हमें हेल्प आउट करेगा। लेकिन जहां आप कहेंगे हम फैसला करेंगे कि ये बंदा उस इतने स्कोर है इसका कि हम इसे लोन दे दे या ना दे, वो कहाँ आ जाएगा? असेसमेंट। तो जाहिर है 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, अगर आप इन दोनों को इकट्ठा भी सॉल्व कर देंगे तो बी पार्ट एक ही है ना। क्या हाल है? और अगर आप पॉइंट्स में अलग कर देंगे तब भी अच्छा है। जो अच्छे स्टूडेंट है वो पता है क्या करते हैं, यहाँ कॉमा होता है ना, समझते हैं ये 2 पार्ट हो गए और दोनों पार्ट्स को अलग अलग एड्रेस करते हैं और उनका स्कोर ज्यादा आता है। राइट बच्चों, कर लेंगे मैनेज। अच्छा, अब इसका जो समझाने के लिए मैंने स्लाइड पे भेजा था कि देखो, अगर कस्टमर का नेम और अकाउंट नंबर है तो एक्यूरेसी आ जाएगी, आप कस्टमर को सर्विसेज अच्छी दे सकते हैं। ठीक है जी। अगर अकाउंट बैलेंस है तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट से आएगा। अच्छा, ट्रांजैक्शन डेट और अमाउंट लिखी होगी तो फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकूंगा, और लोन रीपेमेंट स्केड्यूल के मुताबिक आप कंप्लायंस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं बच्चों, रिकवरी, ये पैसा हमें आ रहा है या नहीं। राइट जी। अब समझाने के लिए मैंने बैंक का एक रिकॉर्ड भी रख लिया, मैं बच्चों को समझा रहा था, तफसील में चले जाते हैं। तो ये भी एक डाटा है, देखिए असद नाम का एक बंदा है, कितनी गाड़ियां इसके पास? 3। टाइमली, यानी आज तक 3 गाड़ियां ली इसने मुख्तलिफ बैंकों से, यानी रिलेटेड बैंक है तभी तो डाटा एक जगह है। और ऑन टाइम पेमेंट कितनी है? 100%, कोई भी इंस्टॉलमेंट इसकी लेट नहीं है। मंथली इनकम इसकी 3,20,000 है, और इसके ऊपर एग्जिस्टिंग डेट सिर्फ 90,000 रुपए का, 1 लाख का भी नहीं जो रह गए। तो बच्चों, इसकी जो इनकम के साथ कर्ज की परसेंटेज है वो उसने निकाली है, और जो कार ये मांग रहा है वो है 45 लाख रुपए की। ठीक है, और इसके लिए डाउन पेमेंट कितनी देनी चाह रहा है? 30%। और बंदा क्या है? सैलरी, असद नाम है इसका। लेकिन जो नायला है वो आए तो 2 गाड़ियां ले चुकी हैं। ठीक है जी। ऑन टाइम पेमेंट प्रोबेबिलिटी उनकी 82% है, 6 किस्तें लेट कर चुकी हैं। ठीक है, 2,40,000 उनकी सैलरी है। ठीक है जी। जो वो एग्जिस्टिंग डेट उनके ऊपर है वो 82,000 का है सिर्फ। और इनकम एवरेज परसेंटेज अगर हम ये लोन दे दें तो उनकी इनकम सालाना का 34% लोन उन पे चढ़ जाएगा, और वो भी सैलरीड है। और डाउन पेमेंट देना चाह रही है 22 लाख, किसके अगेंस्ट? 22%, किसके अगेंस्ट? 36 लाख की गाड़ी के लिए। ठीक हो? अच्छा, जिस जमाने का डाटा है शायद 36 लाख में कर्टस आ जाती होगी, या शायद सिटी आ जाती हो, नहीं बच्चों? अच्छा, अब जमील साहब है,
3 गाड़ियां ले चुके हैं, ऑन पेमेंट की इनकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है, 10 किस्तें लेट कर चुके हैं, मंथली सैलरी 2,10,000 है, लोन इनके ऊपर कितना बच्चों 95,000। ठीक है, जो ये गाड़ी मांग रहे हैं 39 लाख रुपए की, अगर हम दे दें तो इनकी आमदनी के ऊपर तकरीबन 40 से 45% पे लोन चढ़ जाएगा, और ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, और डाउन पेमेंट कितनी देने जा रहे हैं, 10%। ठीक है, अब इस क्राइटेरिया के ऊपर वो देखेंगे कि यार बात ये है कि असद का स्कोर बनता है 110, इसको अप्रूवल मिलनी चाहिए, इसको गाड़ी सबसे पहले दे दो, ये तो बड़ा शरीफ आदमी है। हाँ जी। और जो नायला है कंडीशनल है, मॉडरेट रिस्क इन्वॉल्व है, इनका तो रिस्क ही बहुत लो है, लिहाजा इनका कंडीशनल है, अगर एक पेमेंट हिस्ट्री और बाकी ये कुछ रिक्वायरमेंट पूरी कर दें, एम्प्लॉयर से लिखवा दें या कंपनी के थ्रू इंस्टॉलमेंट का कह दें। और ये जो जमीर साहब हैं, इनका तो एप्लीकेशन ही क्या कर देंगे, हाई रिस्क है यार, ये पहले भी डिले करता रहा है और ऊपर से 10% एडवांस दे रहा है। क्या हाल है बच्चों, इस तरह ये इंटरनली होता है। अच्छा, अब ये कहेंगे आप सर ये क्यों करा रहे हैं आप, देखिए जब तक आप इन डेप्थ नॉलेज नहीं ना गेन करेंगे तो बेटा आप केस के अंदर एग्जांपल नहीं दे सकते। हमने किताब के अंदर जो छोटे से छोटा भी केस लिखा है ना, मैंने उसकी डेप्थ नॉलेज देनी है, क्योंकि उसने केस उसमें से बनाना है यार, और कहाँ से बनाएगा, या उससे रेलेवेंस बनाएगा। और हम क्रिटिकल थिंकिंग करते करते उस लेवल तक क्या होगा, पहुंच जाएंगे ना, क्रिटिकल थिंकिंग करते करते उस लेवल तक हम पहुंच जाएंगे। राइट बच्चों, बात समझ में आती है, कोई मुश्किल बात तो नहीं कर दी। अच्छा, कोई बाउंड द लिमिट तो नहीं कि बात ही ना समझ आ रही सर, ये आप बात क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा। यू गॉट इट एवरीथिंग। अच्छा बच्चों, अब ये आपके लिए केस है, ये मैंने जानबूझ के लिया है, कौन से वाला, देखें, चार्टेड अकाउंटेंसी का कॉलेज है, आप बेशक इसको सीएफई कर दें। ठीक है बच्चों, क्या करना है, स्ट्रक्चर डाटा इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, एग्जाम रिजल्ट्स, फी पेमेंट, फैकल्टी स्केड्यूल, फॉर इंस्टेंस कॉलेज डेटाबेस में स्टोर स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर, कोर्स इनरोलमेंट, टेस्ट स्कोर, अटेंडेंस रिकॉर्ड, सोर्स ऑफ फंडिंग, फी डिटेल। हाँ जी, ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। सवाल क्या है बच्चों, सवाल है एक्सप्लेन द डेटा सेट रिप्रेजेंट डेटा स्ट्रक्चर इन ए सीए कॉलेज। राइट बच्चों, एंड देन यू सी explain the importance of data in the operation particularly in the area of fee exemption application सबमिट कर दी किसी ने, और इसके ऊपर हमने इससे क्या लेनी है, फी रिकवरी करनी। राइट बच्चों, मिलता जुलता नहीं उसके साथ, पहले वाले के साथ, वहां पे इंस्टॉलमेंट की रिकवरी थी, यहाँ पे फी की रिकवरी है। अच्छा बताओ, सीएफई में बच्चों से फीस लेनी ज्यादा मुश्किल होती है या गाड़ी वाले से इंस्टॉलमेंट इकट्ठी करनी मुश्किल होती है, बच्चे खुद बता रहे हैं कि हमसे फीस लेनी ज्यादा मुश्किल है, बताओ यार, है कि नहीं। अच्छा, और फिर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कोर्स, असेसमेंट एंड अचीविंग गुड रिजल्ट्स, इसका गुड रिजल्ट अचीव करने में क्या रोल होगा। क्या हाल है बच्चों, यहां तक बात समझ आती, क्यों भी कर लोगे। ठीक है, ये सारा काम मैंने आप पे छोड़ दिया, और ये मैंने आपको सेंड भी करी। राइट जी, ये आपके पास है, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आई एम श्योर दैट, हाँ सही है, आई एम श्योर कि वो स्टॉप कर लेंगे। क्या हाल है, तो इसका जो है वो रिजल्ट हम कल आपस में डिस्कस कर लेंगे। क्या हाल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक असाइनमेंट भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप में आपके, आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में हैं बच्चों। आप बेटा, आपका क्या नाम है मोहम्मद वकास, वकास बेटा आप भी ग्रुप में हैं, आज ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे, तो अगर आप ऐड हो जाए तो मैसेज कर दिए, मैं रीशेयर दोबारा फिर रीसेंड कर दूंगा, वो फिर आपको मिल जाएगी। राइट जी, आप डेटाबेस में आए लास्ट में, अच्छा बेटा हमारे व्हाट्सएप में, नहीं आप भी मुझे बता दीजिए, जैसे ही आप ऐड करवाएंगे आप टीए रूम से जाके ऐड हो सकते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना।
काफी है जी। अच्छा, कल मैं ज्यादा काम करूंगा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। आज ज्यादा हमने स्ट्रक्चर्ड भी किया है, कल हम करेंगे इंशाल्लाह अनस्ट्रक्चर्ड। ओके बच्चों, नाइस, थैंक यू। जी है, बिल्कुल करेक्ट है, क्रेडिट स्कोर इसको कहते हैं। करेक्ट।